Good evening, everyone. Hope you all are doing good. So the last class we have completed the shear strength of the soil. Last class में हमने shear strength complete कर लिया था. We were discussing marathon और soil mechanics. In today's class we'll be starting with the earth pressure. Second last topic है. इसके बाद बस एक ही topic बचा है आपका stability of slopes. So I hope in this month your soil mechanics will be completed. Then we'll be starting with the foundation engineering. Start करने से पहले basic announcements है. Only for 3 days, that is 25th, 26th and 26th, 27 and 28th. 20% off on all the subscriptions is being provided to you. So it is the apt time to go for the subscription if you want to prepare for GATE and ESE. Then notes are also prepared for GATE and ESE. नोट भी प्रिपेयर हो गए GATE ESE के लिए, आपके ऐप के ऊपर अपलोड हो गए और दोनों के लिए अवेलेबल है. फॉर प्लस एंड आइकॉनिक लर्नर्स, आइकॉनिक के लिए हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड कर दी जाएगी. देन गेट के और ESE के रैंकर्स भी शोकेस कर दी थी आपको. 6 rankers are in top 10 in GATE and 4 of the rankers are in top 4 in ESE. Those who want to prepare for GATE 23 and GATE 24, for them the bilingual batch is being launched. The topic which is starting is steel structures and highway engineering. Next, if you want to prepare your topics with the help of the questions, then another platform is being launched, Unacademy Lite. इसमें आपको सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी. टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, डिटेल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. आप अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस भी कर सकते हैं. देन ऑन आइकॉनिक 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम इज ऑल्सो बीइंग एक्टिवेटेड, जिसमें एक मेंटर असाइन कर दिया जाएगा आपको. उनसे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं और सॉर्ट आउट कर सकते हैं. देन ये तो बता ही दिया था आपको कि अभी 20% ऑफ मिल रहा है आपको सारे सब्सक्रिप्शन के ऊपर. स्पेशल क्लास के जो भी फीचर्स है, इट इज़ ऑल्सो नोन टू अस. इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, पोल्स भी क्रिएट कर सकते हैं हम. रेज अ हैंड फीचर है उसके अंदर, आप बोल के अपना डाउट पूछ सकते हो. सारे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं. लेक्चर नोट को डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन अटेंड दिस क्लासेस एनीवेयर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. देन आइकॉनिक और प्लस के अंदर जो डिफरेंसेस है वो मेंशन किए हुए हैं. आइकॉनिक में आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम मिल जाएगी, स्ट्रेटेजी स्टडी प्रोग्राम मिल जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाएंगे अलग से, और इंटरेक्शन मिल जाएगी एजुकेटर के साथ. अब ये तो हमारे कुछ बेसिक अनाउंसमेंट्स है. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन पॉइंट, दैट इज अर्थ प्रेशर. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अर्थ प्रेशर. प्रॉब्लम्स भी आते हैं काफ़ी सारे. इस बार गेट में भी सवाल थे और थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ था सवाल. मोस्टली लोगों का गलत हुआ वो प्रॉब्लम, क्योंकि ढंग से नहीं पढ़ते. तो विल स्टार्ट विद द टॉपिक. स्टार्ट करते हैं. देखिए, अगर हम बात करें फ्लूइड्स की, फ्लूइड के अंदर जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है किसी भी गिवन पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में इक्वल होता है. तो अगर मैं फ्लूइड की बात करूँ, लेट सपोज इफ आई टॉक अबाउट द फ्लूइड एट एनी गिवन डेप्थ z, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर निकालना चाहूँ, ये प्रेशर हर एक डायरेक्शन में इक्वल मिलेगा आपको. दिस प्रेशर विल बी इक्वल एट अ पर्टिकुलर डेप्थ इन ऑल द डायरेक्शंस. तो सारे डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू सेम निकल के आएगी, जिसको आप पोर वाटर प्रेशर भी बोल देते हो अगर लिक्विड हमारा पानी है या फ्लूइड हमारा पानी है. सो दिस विल कम आउट टू बी सेम. ये हर जगह सेम निकल के आता है. पर सॉइल के अंदर ऐसा नहीं होता. अब क्यों नहीं होता? सॉइल के अंदर शेयर स्ट्रेंथ, तो सॉइल के अंदर शेयर भी है, शेयर स्ट्रेंथ है. तो वो मटेरियल जिनमें शेयर स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है, इसमें आपको लेटरल प्रेशर और वर्टिकल प्रेशर में डिफरेंस मिलेगा. तो क्योंकि सॉइल के अंदर भी शेयर अवेलेबल है, शेयर स्ट्रेंथ अवेलेबल है, इस केस के अंदर भी आपको लेटरल और वर्टिकल प्रेशर में डिफरेंस मिलेगा. ये वैलिड है हर एक मटेरियल जिसमें शेयर स्ट्रेंथ होती है, जैसे फूड ग्रेन्स हो गए, जैसे कोल हो गया, सब में आपको लेटरल और वर्टिकल प्रेशर में क्या मिलेगी? डिफरेंस मिलेगी. जो स्ट्रक्चर इस सॉइल मास को रिटेन करने के लिए हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स. देख रही है, रिटेनिंग वॉल है. तो जो स्ट्रक्चर हमारे सॉइल मास को रिटेन करता है उसको हम क्या बोल देते हैं? रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स बोल देते हैं. जैसे रिटेनिंग वॉल है, शीट पाइल वॉल है, शीटिंग एंड एक्सकेवेशन है, बेसमेंट वॉल है. जो मटेरियल ये स्ट्रक्चर रिटेन करके रखते हैं, जो मटेरियल ये स्ट्रक्चर रिटेन करके रखते हैं, इसको हम बोल देते हैं बैकफिल. तो ये हमारी बैकफिल है. तो सॉइल को रिटेन करके रखा हुआ है, इसको क्या बोल देंगे? बैकफिल बोल देंगे. जो पोर्शन होता है बैकफिल का विच इज लाइंग अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो पोर्शन होता है बैकफिल का विच इज लाइंग अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको हम बोलते हैं सरचार्ज. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज सरचार्ज. क्लियर है? अगर ये सरचार्ज हमारा इंक्लिनेशन पे है, उस इंक्लिनेशन को हम बोल देते हैं सरचार्ज एंगल. अगर ये सरचार्ज हमारा इंक्लिनेशन पे है, इस इंक्लिनेशन को हम बोल देते हैं सरचार्ज एंगल. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज सरचार्ज एंगल.
तो ये तो कुछ बेसिक टर्म्स बताए। तो जो सॉइल मास रिटेन हुआ इसको हम क्या बोल देंगे, दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज बैकफिल। बैकफिल का जो टॉप सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वो इंक्लाइंड भी हो सकता है। इंक्लाइंड है जो एंगल बनाया है उसको हम बोल देंगे सरचार्ज एंगल। वो पोर्शन सॉइल का जो हमारे टॉप लेवल ऑफ वॉल से ऊपर हुआ इसको हम बोल देंगे सरचार्ज, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज सरचार्ज। अब ये बैकफिल जो प्रेशर एक्सर्ट करती है लेटरल डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन मतलब ये हमारी वर्टिकल डायरेक्शन होगी, ये हमारी लेटरल डायरेक्शन होगी। तो इस डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा उसको मैं बोलूंगा सिग्मा वी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या लेटरल डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा उसको मैं बोल दूंगा सिग्मा एच। तो बैकफिल जो हमारे रिटेनिंग स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर लगा रही है लेटरल डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं अर्थ प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मटेरियल रिटेन्ड बाय द रिटेनिंग स्ट्रक्चर, और मटेरियल रिटेन्ड बाय द रिटेनिंग स्ट्रक्चर इसको हम बोल देंगे लेटरल प्रेशर। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, इट इज एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये तो कुछ बेसिक टर्म्स पता है आपको, दीज आर सम बेसिक टर्म्स दैट आर बीइंग डिस्कस। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑन द अर्थ प्रेशर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑन द अर्थ प्रेशर व्हेन द वॉल इज रिजिड एंड अनयील्डिंग। जब वॉल रिजिड है और अनयील्डिंग है, कहने का मतलब है वॉल की कोई मूवमेंट नहीं है बेस के अबाउट। तो ये हमारी वॉल है, रिजिड है और अनयील्डिंग है, ये बेस के अबाउट मूव नहीं करेगी। So when the wall is rigid and unyielding, so it will not be moving about the base. ये हमारी वॉल है, ये हमारा सॉइल मास है। So when the wall is rigid and unyielding, the soil mass is in the state of rest. जो सॉइल मास है वो हमारे रेस्ट स्टेट में है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। इस केस में ये जो सॉइल मास हमारी वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इस स्टेट में सॉइल मास हमारी वॉल के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है इसको हम बोलते हैं अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। तो अगर वॉल हमारी अनयील्डिंग है यानी रिजिड वॉल है, इसकी यील्डिंग नहीं हो रही बेस के अबाउट, यानी मूवमेंट नहीं हो रहा बेस के अबाउट, ना ये सॉइल मास की तरफ जा रही है ना ये सॉइल मास से दूर जा रही है। तो ना ये वॉल सॉइल मास की तरफ जा रही है ना ये वॉल सॉइल मास से दूर जा रही है, ये वहीं की वहीं पड़ी है रिटेनिंग वॉल, यानी मूव नहीं कर रही। इस सिचुएशन में सॉइल मास या बैकफिल जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल के ऊपर, इसको हम बोल देते हैं अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगर हमारी जो रिटेनिंग वॉल है ये मूव करे सॉइल मास से दूर, दिख रही है हमारी वॉल सॉइल मास से दूर जा रही है। So when the wall moves away from the backfill, the portion of the backfill also moves along with the wall. दिख रहा है? तो जब वॉल हमारे बैकफिल से दूर जा रही है, कुछ पोर्शन सॉइल का ये भी बैकफिल के साथ मूव करने लग जाता है। इट मींस इसने कांटेक्ट छोड़ दिया बची हुई सॉइल के साथ, क्लियर है। पर जो बची हुई सॉइल है वो उसको रेजिस्टेंस ऑफर करती है, तो हमारी सॉइल तो वॉल के साथ बाहर जा रही है, पर जो बची हुई सॉइल है वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है इसको अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम शेयरिंग रेजिस्टेंस बोल देते हैं। क्योंकि सॉइल के ऊपर ये रेजिस्टेंस बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे जैसे वॉल दूर जाती जा रही है वैसे वैसे वॉल के ऊपर प्रेशर कम होता जा रहा है। एक पॉइंट पे आके ये जो सॉइल मास है पूरा कांटेक्ट छोड़ देती है बची हुई सॉइल के साथ। एट अ पर्टिकुलर स्टेज द सॉइल मास लीव्स द कांटेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सॉइल। इस पॉइंट पे जो शेयरिंग रेजिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है। अगर शेयरिंग रेजिस्टेंस मैक्सिमम है वो हमारे अर्थ प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब इस सिचुएशन में हमारे वॉल के ऊपर प्रेशर मिनिमम लग रहा होता है, और इस मिनिमम अर्थ प्रेशर को हम टेक्निकली बोल देते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। क्लियर है। तो जब पूरी शेयरिंग रेजिस्टेंस मोबिलाइज हो जाएगी, यानी जब सॉइल मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगी ऊपर वाली सॉइल के मूवमेंट के अगेंस्ट जो वॉल के साथ चल रही थी, उस सिचुएशन में हमारे वॉल के ऊपर प्रेशर क्या लग रहा होगा, मिनिमम लग रहा होगा। तो उसको समझ भी सकते हैं, ये प्रेशर हमारी सॉइल लगा रही है वॉल के ऊपर, ये सॉइल के ऊपर रेजिस्टेंस लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे वॉल दूर जाती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वॉल के ऊपर प्रेशर कम होती जा रही है। वो मिनिमम प्रेशर जो वॉल के ऊपर लगता है जब शेयर स्ट्रेंथ पूरी मोबिलाइज हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज एक्टिव अर्थ प्रेशर। इससे अपोजिट भी है, क्या है इससे अपोजिट, जब हमारी वॉल सॉइल की तरफ जा रही है, जब हमारी वॉल सॉइल की तरफ जा रही है, कुछ पोर्शन सॉइल का ये भी वॉल के साथ क्या करता है, कुछ पोर्शन सॉइल का ये भी वॉल के साथ मूव कर रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन में। ये भी वॉल के साथ, ये एरोज उल्टे लगा रखे, ये भी वॉल के साथ मूव कर रहा होता है। तो दिस इज ऑल्सो मूविंग विद द वॉल। इस मूवमेंट ऑफ सॉइल मास को रेजिस्ट करती है बची हुई सॉइल, इस मूवमेंट ऑफ सॉइल मास को रेजिस्ट करती है बची हुई सॉइल अपोजिट डायरेक्शन में। इस बार जरा चेक करो,
जो सॉइल की रेजिस्टेंस आई है अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या कर रही है अर्थ प्रेशर को, वो अर्थ प्रेशर को सपोर्ट कर रही है, ये रेजिस्टेंस है। तो जब वॉल सॉइल की तरफ गई, कुछ पोर्शन सॉइल का वॉल के साथ मूव करने लग जाता है आउटवर्ड और अपर डायरेक्शन में। इस आउटवर्ड और अपर डायरेक्शन के मूवमेंट को रेजिस्ट करती है बची हुई सॉइल। रेजिस्टेंस डेवलप होता है अपोजिट डायरेक्शन में, जो ऐड हो रहा है हमारे वॉल के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है। कहने का मतलब है जैसे जैसे वॉल सॉइल की तरफ जाती जाएगी, वॉल के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट पे आके ये सॉइल मास कंप्लीटली ब्रेक कर जाता है बची हुई सॉइल से। उस समय हमारी शेयर रेजिस्टेंस मैक्सिमम मोबिलाइज हो जाती है। उस समय हमारी शेयर रेजिस्टेंस मैक्सिमम मोबिलाइज हो जाती है। इस समय जो प्रेशर लग रहा होता है वॉल के ऊपर, इसको हम बोलते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। तो मिनिमम प्रेशर जो लग रहा है वॉल के ऊपर, एक्टिव अर्थ प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर जो लग रहा है वॉल के ऊपर, उसको हम बोलते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। और जब वॉल की मूवमेंट नहीं हो रही है, जब वॉल अनयील्डिंग है, उस समय अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। अब ध्यान रखना, जो एक्टिव अर्थ प्रेशर और जो पैसिव अर्थ प्रेशर डेवलप हुए हैं, दे आर करस्पॉन्डिंग टू द लिमिटिंग स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो लिमिटिंग स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और जब एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर डेवलप हो जाता है, सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। प्लास्टिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब सॉइल डिफॉर्म हो गई है और अब उसमें डिफॉर्मेशन रीगेन नहीं हो सकती। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस और वो डिफॉर्मेशन दोबारा रीगेन नहीं हो सकती। तो हम बोलेंगे एक्टिव और पैसिव स्टेट करस्पॉन्ड करते हैं किसको? Active and passive state correspond to limiting state of equilibrium. Which equilibrium? Limiting equilibrium of plastic state. Clear है? क्लियर है यहाँ तक की कहानी? चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। तो मैंने आपको 3 स्टेट बताई, एक्टिव स्टेट, पैसिव स्टेट और रेस्ट स्टेट। तो इन 3 स्टेट्स की हमने बात कर ली थी। अब इन 3 स्टेट्स के बारे में थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। जब एक्टिव स्टेट आती है, उस समय हमारा जो फेलियर प्लेन है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, where the value of alpha is equal to 45 डिग्री प्लस 5/2। तो ये चीज़ मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये रहा, ये हमारी एक्टिव स्टेट थी, दिस वाज आवर एक्टिव स्टेट। तो जिस समय हमारी एक्टिव स्टेट आती है, उस समय हमारा जो फेलियर प्लेन है, ये बनाता है एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, और अल्फा की वैल्यू होती है 45 डिग्री। द वैल्यू ऑफ अल्फा विच यू डिस्कस इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 5/2। ये वैल्यू लिखी हुई है पीछे। सो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 5/2। ये जो के है, इसको मैं भी बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो डेंस सैंड होती है, इसके लिए बहुत ही कम स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए होती है टू अचीव द एक्टिव स्टेट। जो डेंस सैंड है, इसके लिए बहुत ही कम स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए होती है टू रीच द एक्टिव स्टेट, विच इज 0.2%। अगर लूज सैंड की बात करोगे, इट इज 0.5%। तो कहने का मतलब है, इन जनरल जो एक्टिव स्टेट है, बहुत ही कम स्ट्रेन पे आ जाता है। स्ट्रेन भी दिखा देता हूँ डायग्राम में। स्ट्रेन का मतलब क्या है? ये जो मूवमेंट हुई हमारे वॉल की, डेल्टा एच बाय एच, इसको मैं स्ट्रेन बोल दूंगा। ये एच है, हाइट है वॉल की। तो जो डेंस सैंड है, इसमें जो स्ट्रेन की रिक्वायरमेंट होती है टू रीच द एक्टिव स्टेट इज कंपैरेटिवली वेरी लेस, इट इज ओनली 0.2%। और लूज सैंड में ये ज्यादा निकल के आती है। तो स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एच बाय एच। इट इज मूविंग अवे फ्रॉम दी फिल, ये फिल से दूर जा रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? नेगेटिव बोल देंगे। अगर ये फिल दूर जा रही है तो हम इसको नेगेटिव बोल देते हैं, नेगेटिव स्ट्रेन की वैल्यू है। तो ठीक है, नेगेटिव स्ट्रेन की वैल्यू भी समझ में आती है। ये अच्छा, ये बना ही रखा डायग्राम, मेरे को ध्यान नहीं था। देखो ये बना रखा डेल्टा एच, ये एच। तो स्ट्रेन की वैल्यू बता सकते हो, डेल्टा एच बाय एच, और अल्फा कितना है? 45 डिग्री प्लस 5/2। एक्टिव स्टेट के अंदर जो हमारा लेटरल प्रेशर है, वो मिनिमम प्रेशर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। और जो हमारा वर्टिकल प्रेशर है, वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। जो हमारा वर्टिकल स्ट्रेस है, वो एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारी मेजर प्रिंसिपल प्लेन है। लेटरल प्रेशर एक्ट कर रहा है वर्टिकल प्लेन के ऊपर, तो वर्टिकल प्लेन हमारी माइनर प्रिंसिपल प्लेन है। क्लियर है? तो वर्टिकल प्रेशर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्टिव में, हॉरिजॉन्टल मेजर प्रिंसिपल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्रेशर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, वर्टिकल प्लेन माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ये मेरे एक्टिव स्टेट की कहानी हो गई। दिस इज द स्टोरी ऑफ एक्टिव स्टेट। चलो ठीक है, समझ में आता है। अब अगर मैं पैसिव की बात करूं, पैसिव के अंदर जो हमारा फेलियर प्लेन है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। जो क्या बताया था पीछे? अच्छा, पैसिव वाला केस तो भी डिस्कस कर रहा हूँ। इट मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, और इस बार अल्फा की वैल्यू निकल के आती है 45 डिग्री माइनस 5/2। पैसिव में अभी डिस्कस किया, मैक्सिमम प्रेशर जो लग रहा होता है सॉइल के ऊपर, उसको हम बोलते हैं पैसिव प्रेशर। तो पैसिव के अंदर लेटरल प्रेशर क्या होता है?
मैक्सिमम होता है, तो ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन है। यानी वर्टिकल एक्सिस क्या है, वर्टिकल प्लेन क्या है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन है। जो हॉरिजॉन्टल था वो हमारा मैक्सिमम था, तो जो वर्टिकल है यानी जो वर्टिकल प्रेशर है वो हमारा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रोक हो गया। वर्टिकल हमारा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रोक हो गया सिग्मा 3, वर्टिकल लग रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन माइनर प्रिंसिपल प्लेन हो गई। तो पिछले केस में जो फेलियर प्लेन था वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा बना रहा था 45 डिग्री प्लस 5/2, और हमारी हॉरिजॉन्टल क्या थी, मेजर प्रिंसिपल प्लेन थी। इस बार फेलियर प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है 45 डिग्री माइनस 5/2, और इस बार हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन माइनर प्रिंसिपल प्लेन है। ध्यान रखना है इस चीज का, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस, इसी के ऊपर गेट में सवाल आया था। तो पीछे हॉरिजॉन्टल मेजर प्रिंसिपल प्लेन, उसके साथ अल्फा 45 डिग्री प्लस 5/2। इस बार हॉरिजॉन्टल माइनर प्रिंसिपल प्लेन, एंगल कितना बना रहा है, अल्फा विच इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 5/2। ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैंने जानकारी दी आपको डेंस एंड के बारे में। ये लो डेंस एंड का कर्व बना हुआ है। डेंस एंड के अंदर हमें कितने स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए होती है टू अचीव दी, हाँ टू अचीव दी एक्टिव स्टेट 0.2%, और लूज एंड में कितनी वैल्यू चाहिए होती है 0.5% टू अचीव दी एक्टिव स्टेट, पीछे जानकारी दी थी। उसी तरीके से डेंस एंड में टू अचीव दी पैसिव स्टेट 2% स्ट्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। तो डेंस एंड में टू अचीव दी पैसिव स्टेट 2% स्ट्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। लूज सैंड में टू अचीव दी पैसिव स्टेट 15% स्ट्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन। ये वैल्यू निकल के आ गई, स्ट्रेन की वजह से कंपैरेटिवली वेरी हाई, जो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है। कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनी। ये वेरी करता है 5 से लेकर 15% के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन दी वॉइड रेशियो, वो वॉइड रेशियो कितना है सैंड का। तो जैसी वॉइड रेशियो होगी उसके हिसाब से वैल्यू वेरी कर जाती है, अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू वेरीज। ये भी 0.2% से रिड्यूस होकर 0.15% तक जा सकती है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट वैल्यू नहीं होती, वो वॉइड रेशियो के ऊपर डिपेंड कर जाती है, डिपेंड्स ऑन दी वॉइड रेशियो। तो ये आपको वेरिएशन दिखा रखी है, डेंस सैंड और लूज सैंड के अंदर कितने स्ट्रेन की रिक्वायरमेंट होती है टू अचीव द एक्टिव स्टेट एंड पैसिव स्टेट। ठीक है, ये बात समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजीली। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम यहीं पे लिखते हैं। ये कर्व मैं अभी समझाता हूँ थोड़ी देर में, पर लास्ट क्लास में मैंने आपको मोर कोलोम फेलियर एनवेलप से एक स्ट्रेस रिलेशनशिप निकाल के बताई थी। क्या निकाल के बताई थी स्ट्रेस रिलेशनशिप, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 2c 10 अल्फा। तो लास्ट क्लास में जब हम शेयर स्ट्रेंथ वाला टॉपिक कर रहे थे, मोर कूलॉम्ब फेलियर एनवेलप से मैंने आपको ये स्ट्रेस रिलेशनशिप निकाल के दी थी, निकाल के दी थी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर मेरी सॉइल कोहेजनलेस है, तो इफ सॉइल इज कोहेजनलेस, so if soil is cohesionless, तो कोहेजन की वैल्यू 0, तो सिग्मा 1 किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा 3 10 स्क्वायर अल्फा के बराबर हो जाएगा। ये बात भी समझ में आती है। अल्फा कितना होगा 45 डिग्री प्लस 5/2, तो हम बोल देंगे सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2। चलो ये बात भी समझ में आती है। नाउ अब बात करते हैं एक्टिव स्टेट की। एक्टिव स्टेट में क्या कंडीशन है, सिग्मा 1 हमारा क्या है, सिग्मा वर्टिकल है, और सिग्मा 3 क्या है, हमारी सिग्मा हॉरिजॉन्टल है। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करी, सिग्मा वी इज इक्वल टू सिग्मा एच 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2, सो 45 डिग्री प्लस 5/2। अभी जो रेशियो होता है लेटरल प्रेशर और वर्टिकल प्रेशर का, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। तो जो रेशियो है लेटरल प्रेशर और वर्टिकल प्रेशर का, क्या निकल के आया, 1/10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। कौन सा है ये, एक्टिव अर्थ प्रेशर, तो मैं इसको बोल दूंगा के ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। तो इसको मैं 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव भी बोल सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ जो मेरा एक्टिव अर्थ प्रेशर है, जो मेरा एक्टिव अर्थ प्रेशर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा बी इज इक्वल टू गामा जेड इंटू के ए। ये मेरा के ए बन गया। तो ये मेरा एक्टिव प्रेशर निकल के आ गया किसी भी डेप्थ पे, वेयर के ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। ये एक्टिव स्टेट की कहानी थी। उसी तरीके से फॉर पैसिव स्टेट,
अगर मैं पैसिव स्टेट की कहानी बताऊं, पैसिव स्टेट में मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, लेटरली है, और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, वर्टिकल है। वैल्यू पुट करी पीछे वाले एक एक्सप्रेशन के अंदर, सिग्मा 1 को डाल दिया सिग्मा एच, सिग्मा 3 को डाल दिया सिग्मा वी, इंटू 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2। ठीक है, ये वैल्यू भी पुट कर दी, दिस वैल्यू इज बीइंग यूज्ड। फिर हमें पता है रेशियो ऑफ लेटरल टू द वर्टिकल प्रेशर इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। इस बार कौन सी स्टेट है, ये पैसिव स्टेट है, तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। तो ये बात मैंने पीछे लिख दी थी डायरेक्टली। तो हम बोल सकते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू केपी इंटू वर्टिकल प्रेशर। वर्टिकल प्रेशर कितना है हमारा, गामा जेड। सो वर्टिकल प्रेशर इज इक्वल टू गामा जेड। सो वर्टिकल प्रेशर इज इक्वल टू गामा जेड, सो केपी इंटू गामा जेड। तो ये बात हमने पीछे लिख दी थी, बस पीछे मैंने डिराइव नहीं किया हुआ था। देखो केपी की वैल्यू है 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव, और के ए की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। आप ये भी बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ के एंड के पी इज इक्वल टू 1। जो प्रोडक्ट होता है के और के पी का, ये 1 निकल के आता है, सो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। ये तो आपको बेसिक थ्योरी बता दी, दिस इज द बेसिक थ्योरी। ये वेरिएशन है, ये के पी की और के ए की वेरिएशन है। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ के पी एंड के ए विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेन। तो ये हमारी वेरिएशन निकल के आगे के पी और के ए की। तो विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेन द वेरिएशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। क्लियर है? चले आगे। Shall we continue? चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। अब हम बात करते हैं, ये भी बता दिया रेशियो ऑफ वर्टिकल, रेशियो ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर टू द वर्टिकल अर्थ प्रेशर इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। अब हम बात करते हैं अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के लिए क्या बताया था आपको मैंने, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के लिए बताया था वॉल इज अनयील्डिंग। इसका मतलब कोई डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन नहीं होती है सॉइल मास की। पीछे सॉइल मास बना के भी दिया था, वापस दोबारा बना देता हूँ। ये हमारी वॉल है, अनयील्डिंग है, दिस इज अवर वॉल, इट इज अनयील्डिंग, ये यील्ड नहीं करती है, सो इट डजंट यील्ड। तो ये वॉल में कोई यील्डिंग नहीं आ रही है, सो नो यील्डिंग इन दी वॉल। अब कोई यील्डिंग नहीं है वॉल के अंदर, ये सॉइल मास पड़ा हुआ है। तो क्या किया मैंने, एक एलिमेंट कंसीडर किया। ये मैं आपको एलिमेंट हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, और एक एलिमेंट को बाहर निकाल दिया। अगर मैं इस एलिमेंट की एनालिसिस करके दूंगा आपको, इफ आई कैरी आउट द एनालिसिस ऑफ दिस एलिमेंट, अब ये एलिमेंट है, इसकी एनालिसिस करनी है मुझे। अब एलिमेंट है मेरा 3 डायमेंशन, ये लो 3D में बना दिया एलिमेंट। इसके ऊपर कौन कौन से स्ट्रेस लग रहा है, एक तो वर्टिकल, ठीक है, और लेटरल डायरेक्शन में क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो लेटरल डायरेक्शन में लग रही है हमारी हॉरिजॉन्टल। तो ये है हमारी सिग्मा वी, ये है हमारा सिग्मा एच, ये है हमारा सिग्मा एच। नाउ सिंस द स्टेट इज एट रेस्ट, इसका मतलब लेटरल डायरेक्शन में कोई डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन नहीं होगी। इसका मतलब स्ट्रेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। तो इस एलिमेंट के ऊपर जो स्ट्रेन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए। लगाओ थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, सिग्मा एच बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एच बाई ई, देन माइनस म्यू सिग्मा वी बाई ई। लगा दिया स्ट्रेन। तो लेटरल डायरेक्शन में मैंने स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट करी। तो लेटरल डायरेक्शन में जब स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट करी, कितनी निकल के आ रही है, ई तो कैंसिल आउट हो गया, ई विल गेट कैंसल्ड आउट, और सिग्मा एच के साथ क्या आया, 1 माइनस म्यू आया, और म्यू सिग्मा वी आया। तो सिग्मा एच बाय सिग्मा वी विच इज इक्वल टू के नॉट, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, इज इक्वल टू व्हाट, म्यू अपॉन 1 माइनस। तो ये वैल्यू आ गई म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। तो ये लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। तो अगर आपको क्या निकालना है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट निकालना है, दिस इज इक्वल टू के नॉट इंटू गामा जेड। तो के नॉट इंटू गामा जेड, इसका मतलब अर्थ प्रेशर एट रेस्ट क्या करेगा, लीनियरली वेरी करेगा डेप्थ के साथ, इट विल इंक्रीज लीनियरली विद डेप्थ। तो मेरे ख्याल से ये जानकारी दे रखी होगी, नहीं दे रखी मैं बना के दिखा देता हूँ। तो ये जो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट है लीनियरली क्या करता है, डेप्थ के साथ बढ़ता है। तो एट द बॉटम इट विल बी हाउ मच, अगर मेरी डेप्थ h है वॉल की डेप्थ h है, तो बॉटम पे क्या होगा, के नॉट गामा एच।
अगर मुझे टोटल थ्रस्ट निकालना है तो टोटल थ्रस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल थ्रस्ट एरिया ऑफ दिस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो अगर मुझे टोटल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का थ्रस्ट निकालना है, यानी टोटल मुझे फोर्स निकालना है बिकॉज ऑफ दिस अर्थ प्रेशर, तो मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल पी नॉट विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। एरिया कितना होगा? हाफ बेस, बेस है के नॉट गामा जेड, जेड की जगह क्या आ जाएगा? एच, सो के नॉट गामा एच इनटू एच, ये मेरे को एरिया मिल गया इस ट्राइंगल का, मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द वॉल। अब लेंथ जो है वॉल की, उसको हम यूनिटी कंसीडर करते हैं। द लेंथ ऑफ द वॉल इज कंसीडर्ड टू बी यूनिट, ये 1 यूनिट है इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो मल्टीप्लाइड बाय 1। तो जब आपका टोटल फोर्स निकल के आता है वो पर यूनिट लेंथ ऑफ वॉल निकल के आती है, सो इट कम्स आउट टू बी हाफ के नॉट गामा एच स्क्वायर। कहाँ लगेगा? एट द सी जी ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की सी जी कितनी है? h/3 फ्रॉम द बॉटम, so it comes out to be h/3 from the bottom। तो ये लग रही है h/3 from the bottom, so z bar is equal to h/3 from bottom, तो बेस से। तो ये हमारा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट आ गया, और प्रेशर की वजह से मैंने फोर्स भी कैलकुलेट कर दिया। कई बार इसको प्रेशर फोर्स भी बोला जाता है, इन सम केसेस इट मे बी टर्म्ड एज प्रेशर फोर्स आल्सो। बहुत ही सिंपल चीज है ये तो। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी? चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। क्या पूछ रहा है अब ये सवाल? द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस टू द वर्टिकल स्ट्रेस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। एक्टिव स्टेट है, पैसिव स्टेट है, रेस्ट कंडीशन है, वो तो उसको बतानी पड़ेगी, पर ये क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। चलो, अब जो पीछे आपने कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट निकाला है के नॉट, उसको हम एम्पेरिकली भी निकाल सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड एम्पेरिकली। तो आपको कुछ एम्पेरिकल रिलेशनशिप दे रखे हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग जगहों पे डेवलप हुए हैं। तो देखो कितने सारे एम्पेरिकल रिलेशनशिप है। अगर मैं बात करूं सैंड के लिए या नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव डैश, या 0.95 माइनस साइन फाइव प्लस 0.15। क्लियर है चीज? चलो, अगर नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले की बात करें, एक और रिलेशनशिप है 0.19 प्लस 0.223 log 10 IP, IP इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले की बात करोगे, के नॉट फॉर ओवर कंसोलिडेटेड क्ले इज इक्वल टू के नॉट फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, स्क्वायर रूट ऑफ ओवर कंसोलिडेशन रेशियो इनटू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। अब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए के नॉट की स्टैंडर्ड वैल्यू भी दे दी। ध्यान रखना डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आती है, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में उठा के पूछ लेता है ये। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं स्टैंडर्ड, वो आपके टिप्स में होनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव में यूजफुल होंगी, दे विल बी यूजफुल इन योर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तो हमारे अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की कहानी हुई, दिस इज द स्टोरी फॉर अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव है क्या है? के नॉट अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, के ए एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, के पी पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, म्यू पॉइजन रेशियो, देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस म्यू बाय म्यू अभी निकाला था, म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू क्या होता है? के नॉट। तो ये क्या निकल के आ जाएगा? 1 बाय के नॉट आ जाएगा, दिस विल बी 1 बाय के नॉट। सिंपल सवाल था ये तो, ये लिखा हुआ पीछे। तो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट क्या होती है? म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, तो इसका मतलब 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू क्या होगा? 1 बाय के नॉट होगा। तो ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके एई जेई के अंदर। दीस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग आस्क्ड इन एई जेई। क्लियर है? कोई पॉइंट रिपीट करना हो? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? Any of the point to be referred from this for anyone? चलो आगे बढ़ते हैं।
So we'll continue. Now we'll talk about Rankine's earth pressure theory. अभी क्या है Rankine's earth pressure theory? ये Rankine's earth pressure theory बहुत सारे assumptions पे काम करती है. It works upon several assumptions. कौन कौन से assumptions हैं एक एक करके उठाते हैं. पहला assumption ये बोलता है soil mass is semi infinite, homogeneous, dry and cohesionless. तो Rankine's earth pressure theory सिर्फ cohesionless soil के लिए बनी थी. वो एक अलग बात है, इसको बाद में कैरी फॉरवर्ड करके कोहेसिव सॉइल के लिए भी अप्लाई कर दिया गया था. तो इनिशियली ये बनी थी कोहेजनलेस सॉइल के लिए, बाद में कैरी फॉरवर्ड किया था और कोहेसिव सॉइल के लिए भी अप्लाई कर दिया गया था. क्लियर है. नेक्स्ट ये बोलता है जो ग्राउंड सरफेस है वो प्लेन है, तो ग्राउंड सरफेस प्लेन होगा ही, यानी अनड्यूरेटेड नहीं होगी. हाँ, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ये इंक्लाइंड भी हो सकती है. इट में बी हॉरिजॉन्टल ऑल्सो, इट में बी इंक्लाइंड ऑल्सो. क्लियर चीज. जो बैक ऑफ द वॉल है वो वर्टिकल है. द बैक ऑफ द वॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ. जो बैक ऑफ वॉल है वो वर्टिकल भी है और वो स्मूथ भी है. ठीक है, ये बात भी समझ में आती है. जो वॉल है वो यील्ड करती है बेस के अबाउट. जो वॉल है वो यील्ड करती है बेस के अबाउट, दस सेटिस्फाई द डिफॉर्मेशन कंडीशन ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम. इसलिए वो डिफॉर्मेशन कंडीशन सेटिस्फाई करती है किसके, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम की. ये बात भी समझ में आती है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, प्रैक्टिकली जो हमारी वॉल होती है वो स्मूथ नहीं होती, उसमें फ्रिक्शन होता है. ध्यान रखना. इसने क्या माना, जो बैक ऑफ द वॉल है वो वर्टिकल है और स्मूथ है, पर प्रैक्टिकली वॉल वर्टिकल और स्मूथ नहीं होगी, कुछ ना कुछ अनड्यूरेशंस होते ही होते हैं. बट स्टिल, क्योंकि assumptions लेके हमें थ्योरी को सिंप्लीफाई करना है, हमें assumptions पता होने चाहिए. वी शुड नो अबाउट दी assumptions. तो वो assumptions मैंने आपको बता दी है. क्या पूछ रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions of Rankine theory are correct for lateral earth pressure? Soil mass is semi infinite, homogeneous, dry and cohesionless. Ground surface is plane which may be horizontal inclined. The wall yield about the base and satisfies the deformation condition of plastic. बिल्कुल बता रखा है आपको, सारे assumptions सही. अभी पीछे assumptions बताया आपको. चलो अब रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी के लिए अलग अलग केसेस की रेफरेंस निकालते हैं. विल टेक डिफरेंट केसेस टू अंडरस्टैंड द रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी. मैं आपको एक्टिव केस और पैसिव केस दोनों एक साथ ही बता दूंगा. आई डिस्कस एक्टिव एंड पैसिव केस साइमल्टेनियसली, तो दोनों एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे. तो पहले हम बात करेंगे एक्टिव केस की, फिर हम बात करेंगे पैसिव केस की. क्योंकि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एक जैसा ही होता है तो साथ में बना के दिखा दिए. दे आर बीइंग ड्रॉन साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली ड्रॉ करके दे दिया. Simultaneously it is being drawn. So active and passive case. So Ka gamma H. This is Kp gamma H. So Kp gamma H. देखिए पूरी कहानी क्या है. रेफर द इंटायर स्टोरी. तो अगर हम पूरी रेफरेंस निकालें, पीछे आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर. किसी भी गिवन डेप्थ पे एक्टिव और पैसिव प्रेशर का वैल्यू पता है हमें. At any given depth, the value of active and passive pressure is known to us. Ka gamma Z, Kp gamma Z. तो बेस पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकाल ली, बेस पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकाली. तो टोटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है कैसे निकालेंगे. एरिया ऑफ दिस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, हाफ के गामा एच इंटू लेंथ ऑफ द वॉल. वॉल की लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है. इसका मतलब कितना आ गया, हाफ के गामा एच स्क्वायर. उसी तरीके से पैसिव प्रेशर भी कितना हुआ, एरिया ऑफ दिस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का एरिया कितना है, हाफ के पी गामा एच इंटू हाइट, तो हाफ के पी गामा एच स्क्वायर इनटू लेंथ ऑफ द वॉल, वो 1 यूनिट है. तो ये जो फोर्स निकल के आया है, कैसे निकल के आया है, पर यूनिट लेंथ ऑफ वॉल निकल के आया. ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर ऑफ यूनिट्स, इसमें भी वो घुमा देगा. अगर आपको वॉल की पूरी लंबाई दे देता है वो और बोलता है फोर्स बताओ इसके ऊपर, तो आपको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस प्रेशर पर यूनिट लेंथ और फोर्स पर यूनिट लेंथ विद द ओवरऑल लेंथ ऑफ द वॉल. कहाँ पे लगेगा ये प्रेशर या फोर्स, सीजी ऑफ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसी है हमारी ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगल का सीजी कितना है, h/3 फ्रॉम द बेस. तो h/3 फ्रॉम द बेस आ गई है. तो पहला केस बन गया सिंपल का. तो सॉइल मास कैसी है हमारी, सॉइल मास इस बार ड्राई और मॉइस्ट है. तो ये पहला केस बनता है व्हेन द सॉइल मास इज ड्राई एंड मॉइस्ट. क्लियर है. चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा सवाल आ गया. A wall with smooth vertical back and 10 meter high retains cohesionless material with a horizontal surface. ठीक है. The cohesionless material weighs 4.91 kilonewton per meter square. ये मीटर क्यूब होगी, मीटर स्क्वायर नहीं होगी, वेट है ना, मीटर क्यूब. And has an angle of internal friction of 30 degree. The total earth pressure is, the total earth pressure
ठीक है, पर यूनिट लेंथ ऑफ द फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है तो निकाल लेंगे। तो के ए की वैल्यू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, सो 1 माइनस साइन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन 30 डिग्री, सो 1 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 1 माइनस 1/2 है ना, सो इट कम्स आउट टू बी 1/2 और ये आ रहा है 3/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गई 1/3। तो मैं टोटल थ्रस्ट निकालना है, तो थ्रस्ट निकालना है, कौन सा थ्रस्ट निकालना है, चलो पहले मैं एक्टिव निकाल के देख रहा हूँ। कोहेजनलेस मटेरियल है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दे रखा है, स्मूथ वर्टिकल बैक दे रखी है, ये मान के चल रहा हूँ एक्टिव पूछा, नहीं तो डाटा नहीं दे रखा इसके अंदर। तो हाफ के ए गामा एच स्क्वायर, सो हाफ इंटू 1/3, गामा की वैल्यू है 4.91 इंटू 10 का होल स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ गई थ्रस्ट की। सिंप्लीफाई करके देखो कितनी निकल के आ रही है, तो 100 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 4.91, सो इंटू 4.91, तो वैल्यू आती है 81.8 किलो न्यूटन मीटर। सो आंसर कम्स आउट टू बी ए। तो यानी एक्टिव ही पूछा है, तो मैंने पहली असम्पशन लेके किया था, सिंस इट इज नॉट गिवन टू यू, मैंने एक्टिव केस ही ले लिया जो सबसे कॉमन केस होता है, विच इज द मोस्ट कॉमन केस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अवर कोहेजनलेस बैकफिल विद यूनिफॉर्म सरचार्ज। बैकफिल तो कोहेजनलेस है, पर साथ में इसके सरचार्ज भी है ऊपर यूनिफॉर्म। तो इस बार क्या होगा, इस बार दो कंपोनेंट निकल के आ जाएंगे। मैं एक्टिव प्रेशर और पैसिव प्रेशर के दो कंपोनेंट लिख देता हूँ। पहला, अगर मैं एलिमेंट कंसिडर करूंगा तो एक होगी के ए क्यू और दूसरा होगा के ए गामा इंटू जेड। अब के ए क्यू तो कांस्टेंट है पूरी डेप्थ के लॉन्ग, देखो ये बना रखा के ए क्यू पूरी डेप्थ के लॉन्ग कांस्टेंट, और अगर पैसिव होगा तो के पी क्यू हो जाएगा, पैसिव होगा तो के पी क्यू हो जाएगा पूरी डेप्थ के लॉन्ग कांस्टेंट, ये रहा पूरी डेप्थ के लॉन्ग कांस्टेंट। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो वेरी कर रहा है लीनियरली, इट इज वेरिंग लीनियरली। तो अगर मुझे टोटल एक्टिव प्रेशर निकालना होगा तो एरिया ऑफ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम रेक्टेंगल है, सो बेस इनटू हाइट आ गया के ए क्यू एच, वहाँ पे के पी क्यू एच, और ये तो भी पीछे निकालना बता ही दिया था, हाफ के ए गामा एच स्क्वायर। इस बार दो कंपोनेंट है हमारे फोर्स के, एक रेक्टेंगल के एरिया से निकाला है, दूसरा ट्राइंगल के एरिया से निकाला है। ये फोर्स कहाँ लगते हैं, एट द सी जी ऑफ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो अगर रेक्टेंगल मेरा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, इसकी सी जी होगी h/2 ऊपर, और अगर ट्राइंगल मेरा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, इसकी सी जी होगी h/3 ऊपर। तो दोनों की सी जी अलग अलग लेवल पे है, तो अलग अलग लेवल पे समझ में आती है ये बात, अलग अलग लेवल पे। तो अगर मेरे को रिजल्टेंट लाइन ऑफ एक्शन निकालना है तो मैं बोलूंगा रिजल्टेंट कितना होगा, मैं बोलूंगा रिजल्टेंट होगा PA1 Z1 बार PA2 Z2 बार डिवाइड बाय PA1 प्लस PA2, ये रिजल्टेंट लाइन ऑफ एक्शन निकल के आ जाएगी। तो दिस विल बी द रिजल्टेंट लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट इज सबमर्ज्ड बैकफिल। अब हम बात कर रहे हैं सबमर्ज्ड बैकफिल की। अब ध्यान रखना इस केस के अंदर, क्यों केस के अंदर मैं ध्यान रखूंगा, हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि लिक्विड के अंदर जो वर्टिकल प्रेशर है और जो लेटरल प्रेशर है वो सेम है, क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट जीरो है। पर सॉइल के अंदर जो लेटरल प्रेशर है और जो वर्टिकल प्रेशर है वो सेम नहीं है, क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ है। तो इस केस में क्या करोगे, आप पहले पानी को सेपरेट आउट कर दोगे सॉइल से। पानी को सेपरेट आउट कर दिया सॉइल से तो क्या आ गई, इफेक्टिव यूनिट वेट आ गई। तो मैं फिर से दो कंपोनेंट लिख रहा हूँ। अगर मुझे एक्टिव प्रेशर लिखना है तो मुझे इसके दो कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे। प्रेशर लिख रहा हूँ, ए फोर्स से लिख रहा हूँ। पहला
सॉइल के वेट की वजह से। तो सॉइल के वेट की वजह से कितना होगा, सॉइल की वेट की वजह से है के ए गामा सबमर्ज्ड जेड। दूसरा पानी की वजह से, जितना वर्टिकल प्रेशर है उतना ही लेटरल प्रेशर है, तो गामा डब्ल्यू इंटू जेड। तो देखो दो कंपोनेंट है इसके और दोनों ही लीनियरली वेरी कर रहे हैं जेड के साथ। जैसे जैसे जेड बढ़ेगा प्रेशर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो जब जेड हमारा एच हो जाएगा, पहला कंपोनेंट के ए गामा सबमर्ज्ड एच और दूसरा कंपोनेंट गामा डब्ल्यू एच। पैसिव हुआ तो के पी गामा सबमर्ज्ड एच और दूसरा कंपोनेंट गामा डब्ल्यू इंटू एच। टोटल फोर्स निकालना है, एरिया ऑफ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इस बार दोनों ट्रायंगुलर है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन h/3 ऊपर होगी बेस से। इसका मतलब रिजल्टेंट जब मैं फोर्स निकालूंगा पर यूनिट लेंथ, उसकी लाइन ऑफ एक्शन भी क्या होगी, h/3 अबव द बेस। तो इसका मतलब ये वाला केस भी सिंपल सा है। तो वाटर के अंदर ध्यान रखना, उसको सेपरेट करके मुझे वर्टिकल प्रेशर को ही लेटरल प्रेशर के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, हियर देयर इज नो वेरिएशन। तो सॉइल के अंदर लेटरल प्रेशर और वर्टिकल प्रेशर बराबर नहीं होते, और लिक्विड के अंदर बराबर है। क्लियर है? चले आगे। Shall we continue? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है भैया, सवाल पूछ लिया इसमें, देखते हैं सवाल क्या है। A retaining wall retains a sand strata with phi equals to 30 up to its top. If a uniform surcharge of 12 ton per meter square is subsequently put on the sand strata, then the increase in the lateral earth pressure intensity on the retaining wall will be increase in lateral earth pressure intensity। तो इंक्रीज पूछ रहा है तो बस सरचार्ज की वजह से निकालूंगा मैं। तो जो रेक्टेंगल वाला एरिया है तो कितना होगा, के ए क्यू एच। के ए की वैल्यू निकाल के आए हो, अगर फाई की वैल्यू 30 होती है, के ए कितना होता है 1/3, स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद कर लेना इसको। तो ये वैल्यू कितनी होगी, इंक्रीज होगी 1/3, 12, और हाइट कितनी बता रखी है, हाइट है नहीं, अच्छा प्रेशर की वैल्यू बोल रहा है, तो प्रेशर की वैल्यू बता दो, इंक्रीज यही होगा। सो दिस विल बी 4 टन पर मीटर स्क्वायर। इंक्रीमेंट पूछा है, इंक्रीमेंट बता दिया, तो इतने प्रेशर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। दिस मच ऑफ द प्रेशर इंक्रीमेंट विल टेक प्लेस। के ए क्यू पूछा है इसने, फोर्स नहीं पूछा। ही हैज नॉट आस्क्ड द फोर्स। फोर्स पूछता तो फोर्स बता देते। चले, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी। अब हमारा केस है सबमर्ज्ड बैकफिल विद वाटर टेबल एट अ डेप्थ ऑफ h1 फ्रॉम द ग्राउंड। वाटर टेबल h1 डेप्थ पे है फ्रॉम द ग्राउंड, सो h1 डेप्थ फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, इसकी एनालिसिस भी कर सकते हैं, वी कैन डू द एनालिसिस ऑफ दिस आल्सो। अब कैसे एनालिसिस करें, हाउ टू डू द एनालिसिस, स्प्लिट कर दो, वी कैन स्प्लिट इट। स्प्लिट कर सकते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स के अंदर। देखो पहले ऊपर वाला कंपोनेंट, ऊपर वाले कंपोनेंट की अगर बात करें, इफ आई टॉक अबाउट दिस कंपोनेंट, ऊपर वाली कैसी है, ड्राई और मॉइस्ट बैकफिल है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अगर मैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाऊंगा तो आई से के गामा जेड, जेड कहाँ से मेजर करोगे, टॉप पोर्शन से।
जब z की वैल्यू h1 हो जाएगी तो इट विल बी के ए गामा h1। ठीक है, खत्म कहानी। अब पहला, ऊपर वाली सॉइल नीचे वाली सॉइल के लिए सरचार्ज है, तो ऊपर वेट कितना है गामा h1 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाले कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर से। अब क्योंकि सॉइल वही रखी हुई है तो अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट भी वही है, तो वैसे का वैसा ही ट्रांसफर हो गया। देखो के गामा h1 सरचार्ज यानी गामा h1 हमारी Q के बराबर है। अब नीचे वाले में से पानी को हटाया, कौन सा आया सबमर्ज्ड पोर्शन, के ए गामा सबमर्ज्ड H2, और फिर पानी का जो कंपोनेंट है वो अलग से जोड़ दिया गामा WH2। तो कितने कंपोनेंट आ गए टोटल, 4 कंपोनेंट आ गए। जरा 4 कंपोनेंट्स। अब अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है तो इन चारों अलग अलग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से निकाल भी रखा हुआ ये लो। ये 4 कंपोनेंट ये PA1 PA2 PA3 PA4। PA1 ये रहा जो भी शेड किया, इसका एरिया हाफ गामा के H1 स्क्वायर। देन PA2 ये रेक्टेंगल का एरिया के गामा H1 इंटू H2, सो के गामा H1 इंटू H2। क्लियर है। नेक्स्ट PA3, अब जो ये छोटा वाला ट्राइंगल है सबमर्ज वेट की वजह से उसका एरिया हाफ गामा सबमर्ज्ड के H2 का होल स्क्वायर, और फिर पानी का जो प्रेशर है उसका एरिया हाफ गामा WH2 का होल स्क्वायर। सो हाफ गामा WH2 का होल स्क्वायर। सबको जोड़ दोगे, टोटल फोर्स निकल के आ जाएगा। सबकी सीजी अलग अलग है, ऑल फोर हैव डिफरेंट सीजीज। बस जो नीचे वाले दोनों ट्राइंगल है इनकी सीजी सेम लेवल पे h/3 फ्रॉम द बेस, बाकी सबकी सीजी अलग अलग लेवल पे। कंबाइंड सीजी कैसे निकालोगे वो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, समेशन पी आई जेड आई अपॉन समेशन पी आई। So summation pi zi upon summation pi, this will give you the value of z। ये आपको z निकाल के दे देगा। तो कुछ भी नहीं करना, सारा सिंपल सा ही है। नोट करो, फटाफट आगे चलते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस है हमारा जब बैकफिल है जिसमें सॉइल हैविंग डिफरेंट फ्रिक्शनल एंगल। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है। अब क्यों इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है, ऐसा भी हो सकता है, इसके डायग्राम ही देख लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है, जैसे इसमें दोनों केस बना रखे हैं, कि ऊपर वाले सॉइल का फ्रिक्शनल एंगल नीचे वाले सॉइल के फ्रिक्शनल एंगल से डिफरेंट हो। बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिट वेट भी अलग है और फ्रिक्शनल एंगल भी डिफरेंट है। तो गामा 1 ∅1 गामा 2 ∅2, यूनिट वेट सेम रखी हुई है, यूनिट वेट में कोई चेंज नहीं किया। कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं जनरल बना रहा हूँ केस। तो यूनिट वेट भी चेंज कर दिया। अब दो पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी हो सकता है ∅1 की वैल्यू ∅2 से ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है ∅2 की वैल्यू ∅1 से ज़्यादा। सो ऑल दी पॉसिबिलिटीज आर देयर कि ∅1 की वैल्यू ∅2 से ज़्यादा हो सकती है, ∅2 की वैल्यू ∅1 से ज़्यादा हो सकती है। अगर मेरा ∅1 ∅2 से ज़्यादा हुआ, के ए क्या होता है, ये बी केस है, के होता है हमारा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, यही होती है। तो 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। जरा चेक करना है यहाँ पे, अगर मेरा फाई ज़्यादा हुआ तो साइन फाई ज़्यादा हुआ, साइन फाई ज़्यादा हुआ तो न्यूमरेटर कम हो जाएगा, न्यूमरेटर कम हो जाएगा और डिनोमिनेटर बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ, व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ, क्या कंक्लूजन निकल के आई हमारी।
इसका मतलब ये हुआ कि Ka2 की वैल्यू Ka1 से क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, तो बना रखा है ये केस। सो Ka2 विल बी मोर देन Ka1, और Kp तो जस्ट उल्टा होता है, तो Kp1 विल बी मोर देन Kp2। सो Kp1 Kp2 से क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और जब phi2 मोर देन phi1 होगा तो रिवर्स कर देना केस को। बाकी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम तो वैसे ही बनेंगे, कैसे बनेंगे जरा चेक करना। रीजन ए सी के अंदर प्रेशर क्या होगी हमारी, Ka1 गामा 1 और Z मेजर्ड फ्रॉम टॉप। जब Z की वैल्यू H1 होगी तो प्रेशर कितना हो जाएगा, Ka गामा 1 H1। ठीक है, अब जो ऊपर वाली सॉइल है नीचे वाली सॉइल के लिए क्या बन गई, सरचार्ज बन गई। तो जब नीचे वाली सॉइल के लिए सरचार्ज बन गई, नीचे वाली सॉइल का कोफिशिएंट आएगा Ka2, और Ka2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो Ka2 गामा 1 ZH1, ये मेरा सरचार्ज था, ये ज़्यादा निकल के आ रहा है, तो सडनली प्रेशर क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। सडनली प्रेशर विल इंक्रीज, और ये कांस्टेंट ही रहेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। फिर नीचे वाली सॉइल का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम वैसा ही है, Ka2 गामा 2 लिख सकते हो, Ka2 गामा 2 H2। टोटल थ्रस्ट कैसे निकालोगे, तीनों प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का एरिया। रिजल्टेंट सीजी कैसे निकालोगे, तीनों की सीजी निकाल लो, और फिर समेशन पी ए आई जेड आई बार डिवाइड बाय समेशन पी ए आई बार। क्लियर है। पैसिव केस में करोगे तो उल्टा हो जाएगा। ऊपर वाले पोर्शन के लिए किसी भी डेप्थ पे प्रेशर कितना होगा, Kp1 गामा 1 Z। एट द डेप्थ ऑफ H1 प्रेशर कितनी हो जाएगी, Kp1 गामा 1 H1। चलो ये बात भी समझ में आती है। जैसे ही नीचे वाली सॉइल में आए, ऊपर वाली सॉइल नीचे वाली सॉइल के लिए सरचार्ज बनी, सरचार्ज कितना आया, गामा 1 H1, मल्टीप्लाई किया किससे, नीचे वाले सॉइल के Kp से। नीचे वाले सॉइल का Kp इस बार क्या है, कम है, Kp2, सडनली प्रेशर कम हो जाएगा। और सरचार्ज की वजह से जो प्रेशर आती है वो तो कांस्टेंट रहती है, वो कांस्टेंट रही। नीचे वाली सॉइल का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अलग से बना दिया, दैट इज बीइंग ड्रॉन सेपरेटली, जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाया है। अब जब दूसरा केस लोगे, दूसरा केस में जस्ट रिवर्स डायग्राम बनेगा। कहने का मतलब है जो डायग्राम अभी आपका पैसिव केस का है, ये डायग्राम मेरे एक्टिव केस का है, ये डायग्राम मेरे पैसिव केस का है। तो जब रिवर्स हो जाएगा केस, यानी phi2 की वैल्यू अगर phi1 से ज़्यादा हो जाए, अगर phi2 की वैल्यू phi1 से ज़्यादा हो जाए, जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अभी एक्टिव केस का है वो पैसिव का बन जाएगा, जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अभी पैसिव का है वो एक्टिव का बन जाएगा। सो इट विल कम आउट टू बी जस्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। तो बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है, एनालिसिस इज वेरी सिंपल। तो अर्थ प्रेशर में कोई ज़्यादा इशू नहीं है, इट इज़ नॉट अ बिग इशू टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेशर थ्योरी। तो आज के लिए सफिशिएंट है, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो, बाकी कल डिस्कस करेंगे।